हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो रिलेटेड है CU/CET एग्ज़ामिनेशन के ऊपर। हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने CU/CET के जो PG का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसके बारे में मैंने सारी बातें आपको क्लैरिफाई कर दी हैं पिछले वीडियो के अंदर। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये जानना चाहते हैं कि सिलेबस किस तरीके से एनालाइज करें या सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन टॉपिक्स के ऊपर हमें ध्यान देना। ये सारे क्वेश्चंस मेरे पास पिछले वीडियो में आए थे कि सिलेबस एनालिसिस के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। तो ये जो वीडियो है दैट इज़ बेसिकली ऑन सिलेबस एनालिसिस ऑफ सिलेबस एनालिसिस ऑफ CU/CET PG एग्ज़ाम। ठीक है, CU/CET के PG एग्ज़ाम का सिलेबस एनालिसिस बेसिकली हम लोग करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि यहाँ पे जो कोड जितने भी लाइफ साइंस के एग्ज़ामिनेशन है उसका जो कोड है वो PGQP22 है। यहाँ पे MSc का लाइफ साइंस हो गया, चाहे आप माइक्रोबायोलॉजी करना चाहते हो या बायोकेमिस्ट्री से हो या बायोटेक से हो, ज़ूलॉजी से हो, बायोइन्फॉर्मेटिक्स से हो, बॉटनी से हो या स्पेसिफिकली लाइफ साइंस से हो, मॉलिक्यूलर मेडिसिन आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहा हो, न्यूट्रिशनल बायोलॉजी हो, तो ये सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, लास्ट टाइम मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में बात की लास्ट वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा। ये सब का सब PGQP22 के अंदर ही आता है। तो एक एग्ज़ाम होगा इसमें जिसमें आप किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, इसके दो पार्ट्स होंगे जैसे कि नॉर्मली एग्ज़ामिनेशंस में होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में 25 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, MCQs होंगे, और पार्ट बी में 75 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। ये तो हर नॉर्मल एग्ज़ामिनेशन में आपने देखा ही हुआ है। ये बेसिकली हर एग्ज़ामिनेशन में पार्ट ए पार्ट बी के में डिवाइडेड रहता है। यहाँ पे हमें देखना क्या है कि पार्ट ए में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो पार्ट ए में जनरल जो क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश से आएंगे, आपकी वोकेबुलरी वगैरह टेस्ट होती है, GA जनरल अवेयरनेस आता है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आता है। बड़े हैवी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत नॉर्मल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो CU/CET का पेपर कंपैरेटिवली इजी रहता है, ऑन द ईजियर साइड रहता है, ऐसा मेरा मानना है। और एनालिटिकल स्किल्स कुल मिलाकर के, जैसे अगर आपने गेट वगैरह का एग्ज़ाम दिया है तो उसका जो GA का पोर्शन होता है, अगर आपने वो देखा हो तो वहाँ पे भी इंग्लिश से क्वेश्चंस आते हैं, GA का क्वेश्चन आता है, मैथ्स थोड़ी बहुत पूछी जाती है, इंजीनियरिंग मैथ्स वहाँ पे होती है। यहाँ पे उतनी ज़्यादा हाई लेवल की नहीं होगी क्योंकि इसमें BSc के बच्चे बैठे होंगे, तो इतनी ज़्यादा हाई लेवल की नहीं होगी। और एनालिटिकल स्किल्स जो आपका टेस्ट करने के लिए कि आपकी स्किल्स कैसी हैं, आप लॉजिकल क्वेश्चंस कैसे करते हैं, वो चीज़ें हैं। पार्ट ए में 25 क्वेश्चंस हैं। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि हर क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का होगा। अब पार्ट बी के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 75 क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे, सारे के सारे MCQs होंगे। अब आप देखने की कोशिश करिए, जितने भी आपने एग्ज़ाम आज तक दिए होंगे, अगर आपने कोई भी जो PG का एग्ज़ाम है, अगर आपने गेट का एग्ज़ाम दिया हो, जैम का एग्ज़ाम दिया हो, कोई भी एग्ज़ाम दिया हो, तो यहाँ पे वो सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले तो टेक्निक्स आता है। आपको पता है चाहे CSIR का एग्ज़ाम दीजिए चाहे गेट का एग्ज़ाम दीजिए, वहाँ पे टेक्निक्स आती ही आती है। एग्जाम्पल क्या है, टेक्निक्स में ज़्यादातर क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, क्रोमेटोग्राफी। अब आप जानते हैं क्रोमेटोग्राफी जो है वो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, HPLC, उसका आपको प्रिंसिपल भी पता होना चाहिए और साथ साथ में इसके एप्लीकेशंस पता होने चाहिए, कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशंस होते हैं और कौन सी क्रोमेटोग्राफी किस तरीके के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट आउट करने के लिए यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चार्ज मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो वो कैटायन या एनायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट आउट हो सकते हैं। अगर हम साइज़ के बेसिस पे बात करें तो साइज़ एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, या कितना बड़ा साइज़ है वो साइज़ एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट आउट हो सकता है। इसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैं ऑलरेडी स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर भी वीडियोज़ बना चुका हूँ, क्रोमेटोग्राफी के ऊपर भी वीडियोज़ बना चुका हूँ। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो माइक्रोस्कोपी, अगेन ऑलरेडी माइक्रोस्कोपी के ऊपर वीडियोस बना चुका हूं। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप,
सेम टेम इन सब के बारे में मैं बना चुका हूँ, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं इस केस के लिए। इसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस, चाहे आप एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करिए, चाहे आप जो एसडीएस पेज है उसकी बात करिए, चाहे आप नेटिव जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करिए, ये सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो एक बहुत छोटे में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें भर ली हैं, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन भी कई तरीके के होते हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, और इसके अलावा कूलिंग सेंट्रीफ्यूज हो गया। इस तरीके की जो पॉइंट्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। ब्लॉटिंग, ब्लॉटिंग भी देखिए कई तरीके का हो गया, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग, है कि नहीं है। तो ये सारी की सारी बातें एक एक शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन कोर्स सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा है। पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के डिफरेंट टाइप्स आपको पता होने चाहिए। रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक्स ये पता होने चाहिए। तो ये बेसिकली मोटे मोटे तौर पे इन्होंने सारी की सारी टेक्निक्स कवर कर दी है। अगर आप जैम या गेट के लिए या नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी। वहाँ पे और इन डेप्थ पूछा जाता है टेक्निक्स के बारे में, यहाँ तो थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से पूछा जा रहा है। अब इसके बाद तो ये मैं इसको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कि ये पोर्शन हमारा किस चीज़ का हो गया, एनालिटिकल टेक्निक्स का हो गया। एनालिटिकल टेक्निक्स का हो गया। अब नेक्स्ट आ जाइए कि जो जनरल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, या अगर आप इसको जेनेटिक्स में भी रखना चाहें तो जेनेटिक्स में भी रख सकते हैं। मॉल बायो या जेनेटिक्स का एरिया है। क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, क्रोमोसोम्स किस तरीके से ऑर्गेनाइज हैं प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में। बेसिकली यहाँ पे आपको पता ही होगा कि जो हिस्टोन प्रोटीन्स का जो अंतर होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में, वो बेसिक यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। क्रोमैटिन के अलग अलग टाइप्स कौन कौन से हैं, टीलोमियर्स में किस तरीके से क्या अरेंजमेंट रहता है, कहाँ पाया जाता है, जीन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो बेसिकली एक जेनेटिक्स का ओवरव्यू, और सेंट्रोमियर का क्या रोल है, तो एक जेनेटिक्स का ओवरव्यू, या आप चाहें तो इसको मॉल बायो में डाल सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे है। बहुत ही सुपरफिशियल देख रहे हैं आपकी, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ कुछ भी नहीं है, बहुत सुपरफिशियल है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए बायोकेमिस्ट्री आता है। बायोकेमिस्ट्री तो हर एग्जामिनेशन की समझ लीजिए बैकबोन होती है। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। अगेन प्रोटीन्स तो हर बायोकेमिस्ट्री में पूछा ही जाता है हर एग्ज़ाम के अंदर। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, वाइटामिन्स आप हर एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं। डीएनए यानी कि एक न्यूक्लिक एसिड के बारे में भी यहाँ पे बात होगी। तो डीएनए जो क्रोमैटिन वगैरह है ये ऊपर भी था, यहाँ पर भी मेंशन्ड है, थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है। इसके बाद बायोकेमिस्ट्री में ही यहाँ पे बायो एनर्जेटिक्स जोड़ दी गई है, ठीक है। बायो एनर्जेटिक्स का मतलब क्या हो गया, जितनी भी साइकिल्स आपकी जैसे ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एटीपी सिंथेसिस, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन, ये कहाँ पे होता है, क्या इसका रोल है और क्या साइकिल है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री में हमेशा ध्यान रखिएगा प्रोटीन को कभी नहीं छोड़ना है, उसके लिए हमेशा रेडी रहिएगा, वहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। अब अगर मैं बात करूँ इसके बाद का टॉपिक जो है वो बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी अगर आप गेट का एग्जाम देते हैं तो उसमें आरडीटी का सेक्शन एक अलग ही रहता है। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली वही उठा के दे दिया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जीन क्लोनिंग के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, मतलब उसके कितने स्टेप्स होते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का कंस्ट्रक्शन हो गया, फिर उसके बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, सिलेक्शन हो गया, स्क्रीनिंग हो गया, ये सब क्या होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के क्या एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है बायोटेक्नोलॉजी, जैसे ट्रांसजेनिक्स में कहाँ पे यूज़ हुआ है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फ्लेवर सेवर टोमेटो हो गया, गोल्डन राइस हो गया, बीटी कॉटन हो गया, बीटी ब्रिंजल हो गया। इसके अलावा मेडिसिन तो हो ही गया, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, एनिमल एंड प्लांट कल्चर, सेल कल्चर याद होगा आपको, अगर आपने गेट का पेपर दिया होगा तो उसमें लास्ट में एनिमल एंड प्लांट सेल कल्चर का एक अच्छा खासा टॉपिक आता है, तो वहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्लस इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी यानी कि फाइटो रेमेडिएशन, बायो रेमेडिएशन वाला जो पूरा पोर्शन है वो यहाँ पे उठ करके चला आता है। तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, देखिए सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप हर एग्ज़ाम को ही निकाल सकते हैं। अब आ जाइए माइक्रोबायोलॉजी में। आपको पता है माइक्रोबायोलॉजी भी आता ही है हर एग्ज़ाम में। डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स यानी कि वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया, ये सब। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, बैक्टीरिया से आएंगे। किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के ऊपर आता है। फिर एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स कौन से हैं, देखिए ये हमेशा पूछा जाता है, और ख़ासकर यहाँ पे क्वेश्चंस किससे आते हैं, एंटीबायोटिक्स से आते हैं। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ आपको,
बायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स में भी क्या कि एंटीबायोटिक का क्या रोल है, किस तरीके से क्या मैकेनिज्म है, बेसिकली वो क्या चीज़ इनिबिट कर रहा है, ये पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा माइक्रोब्स का क्या रोल है इंडस्ट्री के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर क्या रोल है, मतलब आपको पता भी होगा जैसे कि बहुत सारे माइक्रोब्स जो हैं उनका इस्तेमाल करके हम उनको एज अ फैक्ट्री यूज़ करते हैं और सिंथेसिस करवाते हैं अपने डिज़ायर्ड प्रोटीन्स की, या अगर हमको जीन को कॉपी नंबर बढ़ाना है तो जीन का कॉपी नंबर भी उसके थ्रू हम बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए माइक्रोबायोलॉजी में ही इन्होंने यहाँ पे डाल दिया है आपका, यहाँ से इम्यूनोलॉजी डाल दिया है, तो मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, यही आपका इम्यूनो का पोर्शन है। तो आप देख भी सकते हो बिल्कुल सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। एंटीजन, एंटीबॉडी, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, इम्यूनिटी, वैक्सीन्स। देखिए वैक्सीन्स आजकल का हॉट टॉपिक है, और ख़ासकर जो कोरोना के अगेंस्ट वैक्सीन्स बनाई गई हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और वायरसेस से क्वेश्चन आजकल खासकर आते रहते हैं, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस और एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी से मेरा से मतलब क्या है कि जो इन्वायरमेंट में यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बैक्टीरियाज यूज़ होते हैं, है ना, या जैसे कि बायो रेमेडिएशन के लिए बहुत सारे माइक्रोब्स यूज़ होते हैं, उनके बारे में उनका नाम और उनका क्या रोल है, क्या एप्लीकेशन है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए बेसिक जेनेटिक्स हमने ऊपर देखा था, यहाँ पे अब मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स आ जाएगा, यानी कि जो आपके फंडामेंटल प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि आपका ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, रेप्लिकेशन हो गया, ये तो हर एग्ज़ाम में ही पूछा जाएगा। इसके अलावा डीएनए रिपेयर सिस्टम, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, मतलब अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं ये क्या है, तो बेसिकली ये जो हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, HW इक्विलिब्रियम, वो यहाँ पे पूछा जाता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, मतलब क्या हो गया, जहाँ पे आ जाएगा मैटरनल इनहेरिटेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है, मैटरनल इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट है, वो पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा जो अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो माइटोकॉन्ड्रियल और क्लोरोप्लास्ट से जो जीन्स इनहेरिट होते हैं वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसके अलावा लिंकेज, अब लिंकेज या क्रॉसिंग ओवर के ऊपर कुछ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वाली प्रॉब्लम्स आती हैं, इसके बारे में अच्छे से देखना होगा हम लोगों को। या क्रोमोसोमल एबरेशंस की बात करें, अब जैसे कि क्रोमोसोमल एबरेशंस में बहुत सारी डिजीज़ेज़ आ जाती हैं, अगर मैं आपसे बताऊं तो डाउन सिंड्रोम हो गया, एडवर्ड सिंड्रोम्स हो गया, पटाउज सिंड्रोम हो गया, क्राई डू चैट हो गया, है ना। तो ये इस तरीके के कई सारे एबरेशंस हैं जिनके बारे में कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन से क्रोमोसोम का एबरेशन है। अब यहाँ पे आ जाते हैं प्लांट साइंस, तो ये देखिए क्योंकि इसमें बॉटनी के स्टूडेंट्स भी इस एग्ज़ाम को भरेंगे, इसीलिए उनके लिए भी कुछ पोर्शन यहाँ पे रखा गया है। तो प्लांट साइंस में आ जाता है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, बिल्कुल आपने बचपन में या क्लास 11th-12th में पढ़ा होगा, उसी को थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा। वैस्कुलर सिस्टम इन प्लांट्स, अब आपको पता है वैस्कुलर सिस्टम का मतलब क्या हो गया, जाइलम एंड फ्लोएम प्लांट्स के अंदर। बाकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से मतलब क्या हो गया, जैसे कि किस प्लांट का कहाँ पे यूज़ है, खासकर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जो है वहाँ से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। बाकी फोटोसिंथेसिस आप पढ़ते ही पढ़ते हो, फोटो पीरियोडिज्म आप पढ़ते ही पढ़ते हो, अगर आपने नेट की तैयारी की है या गेट एक्सेल की तैयारी की है तो आप इन चीज़ों को देखोगे ही, वर्नलाइजेशन आपने पढ़ा होगा, और बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। ठीक है, अब बात करते हैं एनिमल साइंसेस की, यानी कि जो बच्चे जूलॉजी से दे रहे होंगे उनके लिए भी तो कुछ पोर्शन होना चाहिए, बिल्कुल। तो यहाँ एनिमल साइंसेस से क्वेश्चंस आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। अब आपको पता है कि क्लासिफिकेशन का सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर मैं बात करूं तो स्पंजेस यानी कि पॉरीफेरा से शुरू हो जाएगा, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, है ना, तो प्लेटी हेलमिंथिस, एश हेलमिंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मॉलस्का, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। तो इनवर्टिब्रेट्स ख़त्म करेंगे, फिर वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फाइलम बेसिकली मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, फाइलम वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा फाइलम हो गया। अब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ ह्यूमंस, यानी कि ज़्यादातर देखिए क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, अगर सिस्टम के ऊपर जाएंगे तो जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं मेरे हिसाब से वो आपके एंडोक्राइनोलॉजी से आते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी से आते हैं। इसके बाद जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं,
जिसमें कि ईसीजी वगैरह का पोर्शन या जो हार्ट जो फंक्शन करता है, ईसीजी हो गया, वॉल्व्स हो गए, और हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, खासकर वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि हार्ट किस तरीके का होता है या कितने चैम्बर्ड होता है। तो चैम्बर्स है ना, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि बर्ड्स में कितने चैम्बर्ड होता है, और फिर रेप्टाइल्स के अंदर कितने चैम्बर्ड होता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने चैम्बर्ड होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ से क्वेश्चंस उठते हैं। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हो गई। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो एक्सक्रीटरी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो नेफ्रॉन है उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो काउंटर करंट मैकेनिज़्म वो क्या होता है, कहाँ पे किस रीजन में कौन से मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये पूछी जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे मेंशन भी है, उसके बाद नर्वस सिस्टम तो है ही। तो नर्वस सिस्टम में क्या है, बेसिकली एक्शन पोटेंशियल के ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं कि रेस्टिंग पोटेंशियल क्या है, एक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स क्या क्या एडवांटेज है, नॉन माइलिनेटेड की क्या एडवांटेज है, नॉन माइलिनेटेड क्यों, मतलब उसका वो क्या होता है, फिर इसके अलावा जो माइलिन शीथ है वो कौन सिक्रीट करता है, श्वान सेल सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें, नर्व इम्पल्सेस हो गया, ट्रांसमिशन, एंडोक्राइनोलॉजी और ह्यूमन डिजीजेस। इसके अलावा देखिए अगेन कॉमन आ जाता है एपोप्टोसिस एंड कैंसर, आपको पढ़ना ही पड़ता है गेट में भी नेट में भी। इसके अलावा यहाँ पे इनहेरिटेड डिजीजेस, यानी कि जो एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा सकती है, और देखिए सेल कल्चर ऊपर भी आपने देखा था, सेल कल्चर आप यहाँ पर भी देख रहे हैं। बाकी इम्यून सिस्टम, बॉडी सिस्टम्स की बात करें तो इम्यून सिस्टम आप अलग से पढ़ ही रहे हैं, यहाँ पे ऊपर आपने देखा ही, ये इम्यून सिस्टम की बात हो गई थी। यहाँ पे आपको इम्यून सिस्टम दोबारा से नहीं मेंशन्ड है, नॉर्मल बाकी सिस्टम्स मेंशन्ड है। तो बस कुल मिलाकर के आपका इतना ही कोर्स था, ये 8 यूनिट्स में डिवाइड, 8 पोर्शंस में डिवाइडेड है, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। अब अगली वीडियो में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अगली वीडियो में आप इसमें कमेंट करिएगा इस वीडियो पे। अगले वीडियो में हम किस तरीके से पढ़ना है, आप किस तरीके से प्लान आउट कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ विद इन 1 मंथ, एक मंथ के अंदर किस तरीके से प्लान आउट कर सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और आप आसानी से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, आसानी से इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।